Next, housing sector activity. Although housing sector is a smaller part of the economy relative to the overall consumer spending, cyclical swings in activity in the housing market can be large, so that the effect on overall economy is greater than it would have. अब ये हम लोग उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कलकत्ता का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा है. इसको अगर हम लोग कोरिलेट करेंगे, मान लो हम लोग बॉम्बे का मार्केट से कोरिलेट करते हैं, वहां पे तुम अगर कोई रूम में मान लो देखने जा रहा, वहां पे सांस भी ले लिया ना, निकालो 5,000, उस टाइप का रेंट. मैंने इतना सब जगह का अगर रेंट का बात करें, बोलेगा 2.5 लाख. परचेज करने का बात कर, ज्यादा नहीं, 12 करोड़. अरे भाई क्या मजाक कर रहा है क्या? हम पैर भी नहीं रखेंगे, जब हम देखेंगे भी नहीं, पता चला देखने का बोल देगा 50,000. वहां का रियल एस्टेट मार्केट उस टाइप से, मैंने पर स्क्वायर फीट 35,000 50,000, वहां पैसे ही नहीं रखेंगे, छोड़ा हम हवा में रखेंगे. इट्स ओके. दाम सुन के लगता है पैर ही मत रखो. तो ये सब जो हाउसिंग सेक्टर एक्टिविटी हो गए, वहां पे काफी हद तक बूमिंग स्टेज पे है कंपेयर टू अदर स्टेट्स. तो क्या क्या चीज है, क्या क्या मैक्रो फैक्टर्स है जो ये सब चीज को ड्राइव करते हैं, वो देखने. देखो, सबसे पहले मॉर्गेज रेट्स. भाई अगर होम लोन सस्ता है ना, तो मोस्टली सब लोग होम लोन पे ही जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉर रेंट. तो वही चीज देखो, लो इंटरेस्ट रेट्स टेंड टू इंक्रीज होम बाइंग एंड कंस्ट्रक्शन, while high interest rates tend to reduce home buying and construction. तो यहाँ पे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखे. मॉर्गेज रेट्स कम होगा तो भाई बाइंग ज्यादा होगा, बाइंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस अपने आप भागेगा. तो लो इंटरेस्ट रेट्स इक्वल्स टू राइजिंग प्राइसेस इन द रियल एस्टेट मार्केट. हाउसिंग कॉस्ट रिलेटिव टू इनकम. जो 50,000 रुपया कमा रहा, उसके लिए 5 करोड़ का घर बहुत बड़ा है. तो हाउसिंग कॉस्ट रिलेटिव टू योर इनकम. व्हेन इनकम्स आर साइक्लिकली हाई रिलेटिव टू होम कॉस्ट इंक्लूडिंग मॉर्गेज कॉस्ट, होम बाइंग एंड कंस्ट्रक्शन टेंड टू इंक्रीज. भाई मेरा इनकम बहुत ज्यादा है, महीने का 5 करोड़ कमा रहे हैं, हम 2-3 करोड़ का घर आराम से ले सकते, कोई नहीं जाएगी. वही चीज. व्हेन योर इनकम इज वेरी हाई, साइक्लिकली वेरी हाई रिलेटिव टू होम कॉस्ट, तो आपने घर खरीदेंगे, फिर इनकम ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा अगर कुछ नहीं है. हाउसिंग एक्टिविटी कैन डिक्रीज इवन व्हेन इनकम्स आर राइजिंग. अब ये देखो कब होना, इफ होम प्राइसेस आर राइजिंग फास्टर देन इनकम्स. तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो जरूरी है कि तुम घर खरीद लेगा. भाई तुम्हारा पहले 50,000 का इनकम था, 5 लाख का घर था, तुम सोचा थे ठीक है थोड़ा और बढ़ेगा ले लेंगे, तुम्हारा इनकम बढ़ के 1 लाख हो गया, घर का दाम 25 लाख हो गया. ये रियलिटी है जो अभी मस्ती में अपने बोले, ये रियलिटी है. स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कि भाई दाम बढ़ जाएगा, उसके बेसिस पे सब लोग लेवरेज के बेसिस पे भी उठाए जा रहे हैं. तो उठाए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ जाए. As we saw in the housing sector crash, rising home prices can lead to purchases based on expectations की और बढ़े. Higher prices led to more construction and eventually बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन जाएगा. बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन गया तो घूम फिर के उस समय क्या होगा, एक्सेसिव सप्लाई हो जाएगा, फिर कौड़ियों के दाम पे बिकेगा. और इन लोग ऑलरेडी लोन लेके काम करते हैं आधा जन, तो टम्बल डाउन स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमी. This resulted in falling prices that decreased or eliminated speculative demand and led to dramatic decreases in housing prices and housing sector activity overall. तो ये सब में जब होगा तो क्या होगा, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी. आधा से ज्यादा लोन के ऊपर होता है, बैंक ऑक्शन करेगा कौड़ियों के दाम. फाइनली डेमोग्राफिक फैक्टर्स. डेमोग्राफिक के मैं साइड करके लिख लो, मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे अपने इंडिया का डेमोग्राफी में क्या है, वी आर वेरी यंग, एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज वेरी यंग कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो वी हैव अ यंग पॉपुलेशन सो टू स्पीक. The proportion of the population in the 25 to 40 year segment is positively related to the activity in the housing sector. क्यों? क्योंकि घर नॉर्मली इसी एज में लिया जाता है. 60 साल का उम्र में लोग घर परचेजिंग में नहीं सोचते. Because these are the ages of the greatest household formation. Strong population shifts from rural to urban cities as
may occur in newly industrializing economies may also require large increases in construction. मान लो विलेजेस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज का, तो दे विल आल्सो शिफ्ट हियर. तो अगेन रहेंगे कहाँ, तो बिल्डिंग चाहिए तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े. तो डेमोग्राफी फैक्टर के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन काफी हद तक डिपेंड. एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर एक्टिविटी मतलब अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से करना. The most important factors determining the level of the country's imports and exports are domestic GDP growth, GDP growth of trading partners, and currency exchange rate. तीनों को important करके मार्करम सुनते. यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या तीन फैक्टर डिटरमाइन करता है. ए अगेन सब एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस है. तुम्हारा अगर टाइम अच्छा है तो तुम कुछ परचेज करेगा, तो तुम्हारा जीडीपी डोमेस्टिक ग्रोथ. अगर जीडीपी अच्छा है तो ही तो हम इंपोर्ट करेंगे, वरना हम नहीं मारेंगे. छोड़ो, कपड़ा खत्म करो. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वो डिपेंड करता है. आज हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग के आसपास का कंट्री ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा मतलब उन लोग हम लोग का फायदा उठा पाएगा, हम लोग उनका फायदा नहीं उठा पाए. तो ये भी डिपेंड करता है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ये भी अपना इफेक्ट करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे. हम लोग का नेबर बहुत अच्छा है तो हम लोग थोड़ा नीचे में ही है, तो इसीलिए हम लोग और दूर दूर का नेबर्स के थ्रू ट्रांजैक्ट करके काम अपना निकाल ले रहे हैं. अभी यूरोपियन यूनियन के साथ वही हम डील. एंड फाइनली करेंसी एक्सचेंज रेट्स. आज हम लोग सामने वाले को लेट्स से डॉलर टर्म्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको भाई $1,00,000 से मतलब है. अगर अपना एक्सचेंज रेट 50 है तो अपने को देना पड़ रहा है 50 लाख रुपए. सामने वाले को $1,00,000 मिल रहा है भाई, वो अपना कंट्री में डॉलर में खर्चा करे, चाहे आईफोन वहां पे कितना भी हो, डज नॉट मैटर टू अस. मेरे को तो यहीं पे ले. अब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ के 90 हो जा रहा तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो अभी भी $1,00,000 ही ले रहा है. हम लोग का A to Z ये हो गया क्योंकि भाई अब एग्जाम फीस 1,00,000 के ऊपर होगी, ठीक है, डॉलर में पेमेंट. तो इसीलिए एक्सचेंज रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल हम लोग को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना. इससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अरे यार इंपोर्ट मत करो, बहुत महंगा होगा. कहाँ हम पहले 50 लाख में 100 यूनिट लेते थे $1,00,000, अब हमको 90 लाख में 100 यूनिट लेना पड़ रहा है $1,00,000. भाई मत करो, इंपोर्ट मत करो, एक्सपोर्ट करेंगे. तो व्हाट हैपेंस व्हेन योर करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, आपका एक्सपोर्ट में फायदा है. अब तुम बोलेगा सर एक्सपोर्ट में कैसे फायदा है, तुमको पहले 50 लाख चाहिए था, $1,00,000. मान लो अभी भी तुमको अच्छा अपना करेंसी डेप्रिशिएट हो गया ना, ठीक. अब अपना करेंसी हो गया 90 रुपए के हिसाब से, तुमको $1,00,000 चाहिए था. सामने वाला भी अपने को अब अपना 90 मान लो 50 के बदले 100 राउंड ऑफ कर लेंगे. तो 50 से जब अपना करेंसी एक्सचेंज रेट 100 हो जाता है एंड अपने को मोटा मोटी उतना ही रुपया का वैल्यू चाहिए जितना पहले चाहिए था. तो पहले अगला सामने वाला $1,00,000 दे रहा था, अब अगला $50,000 से सेम एक्सचेंज रेट मार सकता, तो अगले का फायदा हो गया ना. अगला हाफ दाम में अपने से सेम यूनिट परचेज करना, उसके जेब से तो हाफ रुपए के, अपने को देखो पूरा रुपया मिल रहा, लेकिन उसके लिए तो हाफ रुपया ही लगा. पहले अगला $1,00,000 देके 50 लाख का माल लेता था, अब अगला $1,00,000 लेके 90 लाख का माल लेके जा रहा, तो उसके लिए तो फायदा हो गया. तो उसके लिए फायदा, तो उसका इंपोर्ट फायदा हो गया, मेरा एक्सपोर्ट फायदा हो गया. तो इफ योर करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, एक्सपोर्ट में फायदा है, इंपोर्ट में नुकसान. एंड वाइस वर्सा, करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है तो इंपोर्ट में फायदा है, एक्सपोर्ट में नुकसान है. सिंपल. इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक जीडीपी, इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक लीड्स टू इंक्रीजेस इन परचेसेस ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि अब हम लोग तरक्की हो रहा, वाइल डिक्रीजेस में वाइस वर्सा. एक्सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ रेट्स ऑफ अदर इकोनॉमीज, स्पेशली दोज ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर. उसका टाइम खराब है ना, तो उसको दबा के कमती रेट में भी मान लिया जा सकता. एंड वाइस वर्सा. इंक्रीजिंग फॉरेन इनकम्स इंक्रीजेस सेल्स टू फॉरेनर्स. उनका अगर इकोनॉमी अच्छा जाएगा सपोज, तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड चैनल खुला है, तो हम लोग उनको भी अच्छे से माल बेच पाएंगे.
इंक्रीजेस सेल्स टू फॉरेनर्स एंड डिक्रीजेस में वाइस वर्सा, ठीक है। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी मेक्स इट्स गुड्स मोर एक्सपेंसिव टू फॉरेन बायर्स। ये अपने ऑलरेडी कर लिया अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे मार्क कर लो। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, यहाँ पे साइड में इसको करेंगे डेप्रिसिएशन, नॉट फिक्स्ड एसेट वाला, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। फिर यहाँ पे साइड में और लिख लो मींस डिक्लाइनिंग इन परचेजिंग पावर, डिक्लाइनिंग इन परचेजिंग पावर। पहले 10 रुपए में भाई 10 पूछ का मिलता था, अब 2 भी नहीं मिलता ठीक से, तो डिक्लाइनिंग इन परचेजिंग पावर। Decrease in the value of the country's currency has the opposite effect. Currencies affect import and export volumes over time circle करना, in response to persistent changes in the exchange rates. Short term changes पे उतना इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि भाई 90 के नीचे नहीं आ रहा, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज होता है। एक आध ऑर्डर में अगर कुछ वैल्यू 19-20 भी होता है, उतना कोई फर्क कंपनीज को नहीं पड़ता है। क्यों? बिकॉज उन लोग हेज कर लो। कोई मेरा पेमेंट मान लो $1,00,000 आना है 3 महीना बाद, तो हमें बेवकूफ होगा जो हेज नहीं करेंगे। अगर बड़ा बड़ा पेमेंट आना है तो नॉर्मली कंपनीज हेज थोड़ा थोड़ा हेज कर सकते हैं, पूरा ही हेज कर सकते हैं अपने। करेंसी इफेक्ट्स और इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कैन डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा समरी टाइप है। ट्रफ मतलब टाइम फिलहाल खराब है, we are at the bottom. GDP growth rate changes from negative to positive. जो पहले नेगेटिव था अब बॉटम हो गया ना, अब क्या होगा? पॉजिटिव में चेंज होगा। तो नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रफ है, बॉटम है, बॉटम में क्या होगा? लोग का नौकरी जाएगा, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ओवर टाइम एंड टेम्परेरी वर्कर्स, हायरिंग स्टार्ट नहीं होगा अभी तक। क्यों? क्योंकि अपने भी बोले कि भाई नया ऑर्डर आ गया अगर 2000 यूनिट का, तो थोड़ा ही अपने नया प्लांट ले लेंगे, वी विल टेक टाइम। तो पहले ओवर टाइम यूज होगा, टेम्परेरी वर्कर्स यूज होगा। स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में इंक्रीज, कोई गारंटी नहीं। गारंटी कब होगा? अगर हम लोग को दिख जाएगा ये ट्रफ बन चुका है, अब एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, फ्यूचर इनकम इज लुकिंग गुड, तो ये सब बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। इसलिए मे इंक्रीज, मे में सर्कल कर। एंड देयर इज मॉडरेट और डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन, हो सकता है दाम अभी भी हर चीज का घटे क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी खराब है, या फिर एकदम छोटा सा नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होगा 1%, 0.5%, 2%। अब एक्सपेंशन, अब टाइम अच्छा शुरू हुआ। जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस, नो ब्रेनर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस, अब हायरिंग स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन अब दिख रहा है। There are investment increases in producers, equipment and home construction. Housing sector activity बढ़ रहा है, and अब प्लांट लेंगे क्योंकि अब एक्सपेंशन अपने को दिख रहा। इन्फ्लेशन रेट अगेन में इंक्रीज, तुरंत नहीं बढ़ेगा। हर चीज का दाम ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर आ गया, अच्छा दाम 50 से 60 कर दो भाई। पहले अभी तुम लोग ये सोचो, अभी भाई एकदम कचरा टाइम था, ऑर्डर आ रहा भाई निकाल, अभी दाम बढ़ाने का कोई सोचेगा? अभी पहले माल निकाल, थोड़ा सा पैसा आ जाने दो, 1-2 साल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर दाम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत दाम बढ़ा देंगे 2 कस्टमर आने से। इंपोर्ट्स इंक्रीज एज डोमेस्टिक इनकम ग्रोथ एक्सेलरेट्स, पैसा आ रहा है ना एक्सपेंशन, तो अब इंपोर्ट बढ़ेगा उस टाइप से। अब यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुके हैं। टॉप पे कब जाएंगे? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अभी तक टाइम बहुत अच्छा था। अब देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीजेस। एक चीज याद रखो, जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीजेस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाता। पहले आप 10% से ग्रो कर रहे थे, अब आप 8% से ग्रो कर रहे हो। जीडीपी ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन, इट हैज नॉट नेगेटिव। इसका मतलब ये याद रखना, ये चाहे तो लिख लो, नॉट, इट डज नॉट मीन इट इज नेगेटिव। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। 10 का अगर 8 भी होता है, इट इज अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट, it does not need to be negative.
ये भी लिख लो, 10 का 8 भी अगर ग्रोथ रेट हो गया, इट इज स्टिल अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस, अभी भी हायरिंग चल रहा है लेकिन हायरिंग स्लो हो गया, अब उतना पैसा नहीं बन रहा, या पैसा बन रहा है अब उतना ग्रोथ में पैसा नहीं बन रहा, तो अब हायरिंग कम हो, ऐसा नहीं हायरिंग बंद हो जाएगा। क्यों? अरे हम लोग को थोड़ी पता पीक आ गया, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा ना, वो चीज है। कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट ग्रो बट एट स्लो, एंड इन्फ्लेशन रेट वो तो भागने की है। अब समझ में आ गया कि ए टू जेड हो चुका है। अब देखो, अब जीडीपी ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, अब ये घट चुका, नेगेटिव नहीं जा रहा है, जीरो के नीचे। आवर्स वर्क डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस, अब हायरिंग फायरिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमको दिख रहा है कि ये जर्नी स्टार्ट हो चुका है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, होम कंस्ट्रक्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट सब घटेगा, इन्फ्लेशन रेट घटेगा लेकिन बाद में घटेगा, थोड़ा लैग के बाद घटेगा। क्यों भाई? एक कंपनी का साइकिल में इफेक्ट आने में टाइम लगता है, तो सब दाम घटाएंगे, तो मान लो ये दाम घटाएगा तो इसका इफेक्ट इस पे आएगा, ये दाम घटाएगा इसका इफेक्ट इस पे आएगा, अगेन इट विल टेक टाइम कि पूरा इकोनॉमी में वो इफेक्ट है। इसीलिए इन्फ्लेशन भी घटता है बट विद द लैग। एंड फाइनली इंपोर्ट्स डिक्रीज एज, हाँ सीधा बता, पैसा ही नहीं तो इंपोर्ट क्या करेंगे, छोड़ो घर पे बनाओ। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे आएंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। मतलब बिजनेस साइकिल के मैंने पीक, मैंने इन द सेंस एक्सपेंशन के पहले ही क्या क्या इंडिकेटर्स है जो पहले भाग जाएंगे कि भाई अब एक्सपेंशन आने वाला है, तो दे गिव हिंट्स, तो दे आर लीडिंग इंडिकेटर्स, होने के पहले थोड़ा हिंट देते हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स साथ साथ जाएंगे, लैगिंग मतलब बाद में जाए, तो इन्फ्लेशन अभी जस्ट पड़े, वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर की तरफ हो गया। तुम लोग का टेबल भी होगा एक बुक में, तो वो टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर देना, उसमें पूरा लिस्ट है कौन सा लीडिंग इंडिकेटर्स है, कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स है, कौन सा लैगिंग इंडिकेटर्स है। मेक श्योर यू गाइस डू दैट टेबल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको मार्क करना चाहिए।